मतलब आवाज बैकग्राउंड में आ रही है या आवाज मतलब बैकग्राउंड में शोर हो रहा है या क्लियरिटी में? सर थोड़ी स्लो आ रही है, थोड़ी सी अजीब सी आ रही है। सर मुझे सही आ रही है लेकिन स्लो आ रही है। हाँ वो चल रहा है। अब बताओ क्या है इस पे? सर अब ठीक है। ठीक है ना, यानी वो पंखे जो चल रहे थे, हाँ पंखे बंद करने पड़े हैं, शोर मच रहा सर थर्ड नंबर पे कर दीजिए, उससे भी काम चल जाता है। नहीं मैंने बंद कर दिया एक्चुअली, आज से हमारा कॉलेज शुरू हो गया ना, तो इस समय मैं कॉलेज में था। तो शुरू करते हैं फिर। ये बताओ, हाँ मेरी आवाज आ रही है ना, क्लियर है? मुझे एक बार बताओ। यस सर। चलो तो लास्ट जो टॉपिक था वो ये था कि कंसिडरेशन क्या होता है, और कंसिडरेशन के साथ साथ जो है, चलो आज मैं वीडियो भी ऑन करता हूँ। कंसिडरेशन के साथ साथ हमने ये भी देखा था कि उसके एक्सेप्शंस क्या है, और साथ में स्ट्रेंजर यानी थर्ड पर्सन कब का इंटरफेरेंस कर सकता है। ठीक है बच्चों? अब नेक्स्ट, आज क्योंकि आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, आज मैं कॉलेज में हूँ इस समय और मेरे पास कुछ नहीं है, तो आज मेरी हेल्प करोगे तुम लोग। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? अदर एसेंशियल्स करके, जहां तक मुझे याद आ रहा है। बच्चों बताओ। सर एक सेकेंड। बोले यूनिटी चैप्टर थर्ड जो भी है, जो भी। यस सर, अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अदर एसेंशियल्स। तो अदर एसेंशियल, ध्यान करो, अब एक बार फिर से सारे बच्चे फ्लैशबैक में जाते हैं। फ्लैशबैक में हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना शुरू किया था। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते समय फिर हमने उसके जो है एसेंशियल्स पढ़े, और एसेंशियल्स में हमें जो इक्वेशन बनाई थी, उस इक्वेशन में हमने लिखा था ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू प्रॉमिस। तो हमने ऑफर क्या होता है वो पढ़ लिया, एक्सेप्टेंस क्या होती है वो पढ़ लिया, यानी प्रॉमिस तक हमने पढ़ लिया। देन हमने थर्ड टॉपिक पढ़ा था कंसिडरेशन, और कंसिडरेशन भी हमने पढ़ लिया, यानी कि अगर हम देखें तो एग्रीमेंट तक हम पढ़ चुके हैं। और लीगल इन्फोर्सबिलिटी हम प्रिज्यूम करके चल रहे हैं कि लीगल रिलेशंस जहां पर होंगे वहां पर लीगल इन्फोर्सेबिलिटी भी होगी ही। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम कॉन्ट्रैक्ट तक के जो बेसिक 4 पॉइंट्स थे, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन एंड लीगल इन्फोर्सेबिलिटी, पढ़ चुके हैं। लेकिन हमने सेक्शन जब 10 पढ़ा था तो हमने देखा था कि उसकी स्टार्टिंग ही ऐसे है, कैसे? all agreements are contract if it is made by the free consent of the competent parties। यानी हमारे को 4 के अलावा और भी हमें ध्यान देने हैं, जिसमें फ्री कंसेंट है, कॉम्पिटेंट पार्टीज है, लॉफुल कंसिडरेशन है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, और बहुत सारी चीजें। तो अब जो हमारा जो यूनिट थर्ड है या चैप्टर थर्ड जो भी तुम्हारे बुक में दे रखा है, उसमें हम अदर एसेंशियल्स पढ़ेंगे, क्योंकि जो बेसिक एसेंशियल्स थे ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अदर एसेंशियल्स में सबसे पहला क्या आ रहा है, देखो जरा, जहां तक मुझे याद आ रहा है पुराने बेसिस पे, कि कैपेसिटी या कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। यस सर। ठीक है, और इस पे हम लोग ऑलरेडी एक लंबा डिस्कशन कर चुके हैं प्री कंसेंट कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी के बारे में। मैंने बोला था कि एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, every person is competent to contract if he has attained the age of majority, if he is of sound mind, and if he is not disqualified by law। याद आ गया सबको? यस Yes, सर। sir. यस सर। तो इसमें 3 पॉइंट्स हैं। एक है वो माइनर ना हो, दूसरा पॉइंट है
वो साउंड माइंड का हो यानी अनसाउंड माइंड का ना हो। अगर हम इसको नेगेटिव में बोलें तो माइनर ना हो, अनसाउंड माइंड का ना हो और लीगली डिस्क्वालिफाइड ना हो। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दूसरे एंगल से कि कौन हो, तो माइनर ना हो, इट मींस कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है, मैच्योर, यानी मैच्योर हो तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, दूसरा साउंड माइंड का हो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और जो लीगली डिस्क्वालिफाइड ना हो वो कर सकता है। मैंने अगर मिक्सअप कर दिया हो तो दोबारा चेक कर लेना या फिर रिपीट कर देना। कॉन्ट्रैक्ट कौन नहीं कर सकता, तो माइनर नहीं कर सकता, अनसाउंड माइंड का जो आदमी है वो नहीं कर सकता, और जो लीगली डिस्क्वालिफाइड है वो नहीं कर सकता। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट कर कौन सकता है, तो मैच्योर कर सकता है, जो साउंड माइंड का है वो कर सकता है, और जो लीगली डिस्क्वालिफाइड नहीं है वो कर सकता है। ठीक है, तो इसको एक काम Yes, करते sir. हैं, हम सबसे पहले सबसे लास्ट वाला पॉइंट लेते हैं, लीगली डिस्क्वालिफाइड। देखो एक छोटा सा पैराग्राफ होगा नेक्स्ट पेज पे, और लीगली डिस्क्वालिफाइड का थोड़ा सा देखो एक डिस्क्रिप्शन दे रखा होगा कि लीगली डिस्क्वालिफाइड पर्संस, ये वो पर्सन है, वैसे मैं थोड़ा सा पहले ही बता चुका हूँ कि दे आर मैच्योर एनफ, यानी कि वो 18 साल से ऊपर के, साथ ही साथ वो साउंड माइंड के भी हैं, लेकिन उसके बाद भी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि लॉ इनके ऊपर कोई फोर्स इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर तुम देखो तो एक लिस्ट दे रखी होगी, फॉरेन सॉवरेन, देखो नीचे की लास्ट लाइन में, फॉरेन सॉवरेन्स, एम्बेसडर्स, कॉरपोरेशंस, कन्विक्ट्स, ठीक है, इंसॉल्वेंट्स दे रखे हैं। यस सर, And Yes, sir. एन animal. एलियन Sir. एनिमी, एलियन एनिमी। एलियन एनिमी, तो ये सारे जो हैं ये मतलब ये एक कैटेगरी है। इस कैटेगरी के लोगों पर हमारा मतलब जो ना हमारा कानून चल नहीं पाएगा। जैसे एक एक करके चेक करो। सबसे पहले फॉरेन सॉवरेन मैंने बता दिया था कि जैसे किम जोंग है, ट्रम्प है, या इमरान खान है, मतलब विदेशी जो गवर्नमेंट है उसका जो हेड है, वो उस हेड पर हम कोई भी केस इंडिया में स्टार्ट नहीं कर सकते। जब हम इंडिया में उनके ऊपर कोई केस स्टार्ट नहीं कर सकते, तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके फंसने से बेटर है कॉन्ट्रैक्ट ना। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि इमरान खान के साथ कोई डील नहीं करता होगा, इमरान खान के साथ डील करता होगा। इमरान यानी कि पाकिस्तान के लोग डील करें, पाकिस्तान के लॉ में अगर परमिशन होगी तो वो पाकिस्तान पर मतलब उस पर इमरान खान पे केस फाइल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो में से जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत भी याद होगा पुरानी कुछ क्लासेस का, तो गवर्नर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कोई केस नहीं चलता जब वो इस पोस्ट पे काम कर रहे होते हैं। यानी आज की डेट में अगर तुम रामनाथ कोविंद जी से भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो उनके ऊपर तुम केस फाइल जब तक वो प्रेसिडेंट की पोस्ट पे हैं तब तक तो नहीं कर सकते, क्योंकि इस ड्यूरेशन में उनके साथ आप कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल अगर एग्रीमेंट कर कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो कोई भी कानून उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो याद रखना है कि इंडिया में भी दो लोग हैं, लेकिन हम यहाँ पर इंडियंस की बात नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं फॉरेनर्स की, और फॉरेनर्स में भी फॉरेन गवर्नमेंट का जो हेड है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हम उसके एम्बेसडर को भी इसी में इंक्लूड कर रहे हैं, जिसको डिप्लोमेटिक एजेंट्स भी बोला जाता है, डिप्लोमेट्स बोला जाता है, क्योंकि फॉरेन गवर्नमेंट का जो हेड है वो कई बार खुद नहीं आता, अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज देता है। तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको भी वही प्रिविलेज मिलेंगे जो फॉरेन गवर्नमेंट के हेड को मिलते हैं। यानी ऐसे सोचो कि जो बेनिफिट्स इंडिया में ट्रम्प को आके मिलेंगे, वही बेनिफिट्स ट्रम्प के कोई भी रिप्रेजेंटेटिव भी होगा उसको भी मिलेंगे। हाँ, प्रियांशु बड़ी देर बाद दिखाई पड़े तुम मुझे। ठीक है, तो वो सर जैसे वो लाइट खराब हो गई थी, अभी अभी आई है। अच्छा जैसे वो है ना माइक पोम्पियो नाम सुना होगा कि आजकल वो काफी चाइना के खिलाफ बोल रहे हैं। तो कोई भी XYZ, अगर तुमने दिया ना डिप्लोमेट्स के बारे में सुना होगा, तो एम्बेसीज जो होती है ना, एम्बेसी में जैसे पाकिस्तान की एम्बेसी इंडिया में है, अमेरिका की एम्बेसी इंडिया में,
हम उस एम्बेसी में भी बिना परमिशन के एंट्री नहीं कर सकते, जबकि वो इंडिया की लोकेशन है, इंडिया की बिल्डिंग है, बट फॉर द टाइम बीइंग वो एम्बेसी मानी जाएगी कि वो पाकिस्तान का ही एरिया है। तो जैसे पाकिस्तान में घुसने के तमाम नियम है, वैसे ही उस एम्बेसी में एंट्री करने के भी रूल्स हैं। ठीक है, कोई भी लॉ इंडिया का ना फॉरेन सॉवरेन पे अप्लाई होता है, ना फॉरेन सॉवरेन का जो एम्बेसडर है या डिप्लोमेट है उस पर अप्लाई। तो अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो सोच समझ के करो, एडवांस में पैसे लो, क्योंकि आपने पैसे बाद में लेने की का प्लान किया और उसने अगर पैसे नहीं दिए तो यू कांट डू एनीथिंग, यू कांट डू एनीथिंग। तो इसलिए लॉ मेकर्स ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई दीज आर लीगली डिस्क्वालिफाइड। इसका मतलब जैसे बसों में लिखा होता है ना, यात्रीगण अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, तो इसका मतलब भी यहाँ पर है कि इन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करें, क्योंकि हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो आपको ट्रम्प से बहुत प्यार है, किम जोंग से बहुत प्यार है, आप उसके साथ बिजनेस डील करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन कोई कानून आपकी हेल्प नहीं करेगा, बिकॉज दे आर लीगली डिस्क्वालिफाइड फॉर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया। ठीक है, ऐसे ही कन्विक्ट। अब कन्विक्ट में जैसे जो भी क्रिमिनल्स हैं, मान लो जैसे जब संजय दत्त जेल में बंद था, क्यों बंद था? क्योंकि वो कन्विक्ट था। ठीक है, लालू यादव अभी भी जेल में बंद पड़ा, चारा घोटाले में कन्विक्ट है। ठीक है ना, तो कोई भी पर्सन एक्स वाई जेड, इन लोगों के साथ अगर आप बिजनेस डील करोगे तो हाउ द बिजनेस डील विल बी परफॉर्म्ड, सोचो, क्योंकि वो बाहर आ ही नहीं सकते ना। हो ही नहीं पाई। यस सर। हो तो नहीं बस जब पाएगी। बाहर आ ही नहीं सकते तो ऐसे लोगों के साथ बिजनेस डील करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये बिकॉज दे आर लीगली डिस्क्वालिफाइड। देन एलियन एनिमी मैंने बता ही दिया था कि दुश्मनों के साथ भी पाकिस्तान से हम चीनी खरीद के पैसा दे देंगे उनको, और उन्हीं पैसे से वो बंदूकें खरीद करके हम पे हमला करेंगे। तो दुश्मनी जब हो, यानी जब वॉर चल रही हो, तब आप कोई भी बिजनेस डील ना करें। ठीक है, ये आपकी गवर्नमेंट ने जैसे पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया क्योंकि टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट की वजह से, तो अगर गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि कोई बिजनेस डील नहीं होगी तो आप बिजनेस डील नहीं करोगे। ऐसे भी नहीं करोगे कि आपने क्या करा, यहाँ से नेपाल भेजा और नेपाल के आदमी से प्लानिंग के हिसाब से बोले कि ठीक है मैं नेपाल में तुझे सामान भेजूंगा, तू नेपाल से पाकिस्तान भेज देना। डायरेक्ट भी नहीं करनी है, इनडायरेक्ट भी नहीं करनी है। ठीक है, देन आ जाता तुम्हारा कॉरपोरेशन। अब कॉरपोरेशन के बारे में ध्यान दो, कंपनी लॉ जिन भी बच्चों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा और जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो आगे पढ़ लेंगे। एक बहुत मोटी सी बात याद रखो कि जब भी कंपनी का फॉर्मेशन होता है तो कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज बनता है। ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी क्या काम करेगी उसका डिस्क्रिप्शन होता है। यानी अगर मान लो कंपनी ने ये लिखा कि कंपनी मोबाइल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बनी है, फॉर एग्जाम्पल कि XYZ कंपनी का जो वर्क है दैट इज टू प्रोवाइड मोबाइल सर्विसेज, तो बस मोबाइल सर्विसेज ही दे सकती है वो मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकती, मोबाइल की मार्केटिंग भी नहीं कर सकती। बात समझ रहे हैं ना? तो इसलिए ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो लिख दिया बस उतना ही काम करने के लिए। जैसे टाटा की नमक बनाने वाली जो भी यूनिट है, अगर उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में टाटा नमक लिखा हुआ है तो वो टाटा की टी भी नहीं बना सकती। ठीक है, अगर टाटा की कोई मतलब जैसे कंपनी है उसमें टाटा नैनो का मैन्युफैक्चरिंग लिखी हुई थी तो टाटा फिर सफारी नहीं बना सकती उस यूनिट में। तो इसलिए वो पहले से लिखते हैं कि भाई हमारा काम होगा ऑटोमोबाइल का प्रोडक्शन करना जिसमें हम डिफरेंट टाइप की कारें बनाएंगे, तो फिर चल जाएगा। बात समझे? तो इसलिए कंपनी ने अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो वर्क लिखे हुए हैं उनको करने में कोई दिक्कत नहीं है। फॉर दैट कंपनी इज कॉम्पिटेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। बट अपार्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट क्लॉज कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर करेगी तो कंपनी उसके लिए लीगली डिस्क्वालिफाइड है। जैसे टाटा ने नमक बनाने की कंपनी अलग से बना ली और टाटा टी बना रही, चाय पत्ती बना रही है उसी कंपनी के अंडर, तो नहीं कर सकती। तो टी बनाने की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, फॉर दैट कॉन्ट्रैक्ट कंपनी इज लीगली डिस्क्वालिफाइड, कंपनी इज कॉर्पोरेशन।
ठीक है। एंड लास्ट वर्ड इज इंसॉल्वेंट। मैं कई बार बता चुका हूँ कि इंसॉल्वेंट तो वैसे ही वो पर्सन, कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया है, कानून ने उसको लीगली डिस्क्वालीफाई कर दिया, बोले ये बहुत बदतमीज आदमी है, लोगों के पैसे लेकर के उधार नहीं चुकाता नहीं है, इसलिए इसके साथ कोई डील मत कर। याद रहेगा सबको कि ये कुछ कैटेगरी याद रखनी है कि दीज ऑल आर लीगली डिस्क्वालीफाइड। ठीक है। अब इसमें एक दो बातें याद रख लेना। एक, जो एम्बेसडर्स हैं, एम्बेसडर से अगर आपने कोई डील की और सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेके की है डील, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है केस चलाने की, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है। और बाकी जो है आपका जो कॉर्पोरेशन है अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर काम कर रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये याद रख लेना। और इसके अलावा बाकी और कोई नहीं है, ये लीगली डिस्क्वालीफाइड कैटेगरी आपकी फिनिश होगा। ठीक है। एक क्वेश्चन कई बार दिमाग में आ जाता है कि किम जोंग को जो बेनिफिट है वो क्या किम जोंग की पत्नी को भी मिलेंगे, या जो एम्बेसडर्स हैं जो उनके बेनिफिट्स हैं वो उनकी फैमिली को भी मिलेंगे? तो ये क्या है, ये पोजीशन बेस्ड है। यानी कि फॉरेन सॉवरेन में किम जोंग बैठा है, कल को प्रियांशु अगर किम जोंग की जगह रिप्लेस कर दें तो प्रियांशु को कोई वही बेनिफिट मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो पर्सन को नहीं मिल रहे, पोस्ट को मिले हुए हैं, तो उनकी पत्नी उनका परिवार पोस्ट में नहीं आता, तो उनको ये बेनिफिट नहीं मिलते। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, सेकंड कैटेगरी में। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सेक्शन 11 क्या कहती है? सेक्शन 11 कहती है एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इफ ही हैज अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी, इफ ही इज ऑफ साउंड माइंड एंड इफ ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। यही था ना। और सेक्शन 11 में Yes, जो sir. पॉइंट था वो मैंने बता दिया। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, और सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि दैट पर्सन मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड। अब साउंड माइंड का मतलब क्या होता है कि दिमाग से फिट हो, दिमाग पागल से, ना हो। हाँ, मतलब हम एक मुरादाबाद की भाषा में बात करें, दिमाग से पैदल ना हो, दिमाग से हिला हुआ ना हो। ठीक है। अगर दिमाग से हिला हुआ है, दिमाग से पैदल है, तो उसके साथ मत करो। हाँ जी। ठीक है। लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, कानून की नजरों में हम सारे पागल हो सकते हैं। यानी मैं भी पागल, तुम भी पागल, सारी दुनिया पागल हो सकती है। अदिति भी पागल, प्रियांशु भी पागल, और ईशिता तो कहने की जरूरत ही नहीं। ठीक है। और कानून की नजरों में सारे पागल अच्छे हो सकते हैं। ठीक है ईशिता, Yes, sir. आज तुम दिख ही नहीं हो। सर मैं अभी उठी थी ना इसलिए। अच्छा, मुझे वो दिख ही ना हो तो मुझे याद आ गया एक डायलॉग, ये एक वो ना एक वो उसका नावेद जो आता है ना, नावेद रेडियो मिर्ची, तो उसका मैंने कुछ एक दो सुने थे, तो उसमें वो कहता है कि हम अंग्रेजी सिखाने के लिए, हम रॉकफोर्ड करके कोई स्कूल है, बोले बोला क्या कहते हैं, हम आपको अंग्रेजी सिखाएंगे, ये हाउ टू स्पीक एंड हाउ टू बी प्रेजेंटेबल। तो हम आपको अपने कंपनी के डायरेक्टर से डायरेक्ट बात कराएंगे। तो एक लड़की से फोन करते हैं कि मतलब ये इट इज अपॉर्चुनिटी फॉर यू, डायरेक्टली हमारे जो है वो आपसे कॉल करेंगे एंड ही विल टीच यू हाउ टू स्पीक, हाउ टू बिहेव एंड हाउ टू बी प्रेजेंटेबल। तो जैसे फोन कनेक्ट होता है वो कहते हैं आर यू थॉमसन, तो वो कहता है हाँ, क्या हो रहा है? तो कहते हैं आर यू थॉमसन, और क्या बताओ, जो लॉन्डिया ने हमारा फोन मिलाया होगा ना, तो बताओ ना कि हम थॉमसन बोल रहे हैं। तो वो मतलब वो इंग्लिश बोल रही है, इंग्लिश बोलने वाले को सिखाने, मतलब मजाक करते हो तो पता ही होगा, नाविद रेडियो मिर्ची मजाक होती है। तो वो बोलता है क्या कहते हैं, मिला जैसे मान लो कि आप बहुत दिनों बाद मिलो, तो क्या बोलोगे, क्या इशिता क्या बोलोगे बहुत दिनों के बाद अचानक, जैसे हम लोग कई दिनों बाद मिले हैं, लगभग 5 दिन जहाँ तक हो गए हैं, तो कैसे बोलती है जैसे फेस टू फेस अचानक हम मिले? सर हेलो कैसे हो आप, और ये सब। इंग्लिश में हाय हाउ आर यू। हाय हाउ आर यू, बिल्कुल गलत बोल दिया।
ऐसे नहीं बोलना था। कैसे बोलना था उसके हिसाब से बोले, और क्या हो रहा है, क्या बात है, बहुत दिन से दिखो ना है। ये मॉडर्न लैंग्वेज है। तो खैर चलो वापस आ जाते, तो मतलब कुछ भी हो सकता है, यानी हम नॉर्मल हैं बट हम एबनॉर्मल हो सकते हैं, और हम एबनॉर्मल है नॉर्मल हो सकते हैं। कैसे? तो यहाँ बहुत सिंपल सा है कि इट डजंट मैटर कि हाउ मेडिकली फिट यू आर इन योर पर्सनल लाइफ, इन योर सोशल लाइफ, इट डजंट मैटर। द थिंग्स विच मैटर वो क्या है कि at the time of making contract, at the time of making contract, what was your mental ability, whether you was able to understand the terms and conditions of the contract or not. तो एक पागल आदमी जो बिल्कुल नॉर्मल, मतलब बिल्कुल पागल है, जो बचपन से लेकर के आज तक कह सकते हो कि वो पागल, आपने हमेशा से पागलपन के दौरे में ही देखा, लेकिन जिस दिन वो एक डील करने की बात हुई और उस दिन डील हो रही थी, एक एक बात का जवाब सही दे रहा था। उसके पास लैंड थी, बोले हाँ भाई आपके पास जमीन है, बोला हाँ कितनी है, उसने एग्जैक्ट मेजरमेंट जो लैंड का था वो बता दी। बोले किससे खरीदी थी, तो वो भी उसने बता दी। बोले बेचोगे? अब वो पागल कह रहा हाँ बेचूंगा। पता है बेचने के बाद क्या होगा, तुम्हारा इस जमीन पे राइट खत्म हो जाएगा। बोले मुझे पता है, पागल मत समझो मुझे, ठीक है, मुझे इतने पैसे चाहिए, इतने पैसे दो जमीन। यानी कि सारी टर्म्स एंड कंडीशन को वो बहुत केयरफुली समझ रहा था, उनका रिप्लाई दे रहा था। तो कानून की नजरों में वो पागल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि कानून को केवल इससे मतलब है कि जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उस समय वो कैसा था, ठीक है। सिचुएशन नंबर 2, इशिता का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। इशिता बिल्कुल नॉर्मल है, ईश्वर करे हमेशा बहुत बढ़िया रहे। तो लेकिन क्या हुआ, एक दिन ये घर से निकली, घर से निकलते ही स्कूटी की चाबी टूट गई, गुस्सा आ गया इसको। अब स्कूटी कोई इधर उधर कर रही थी, इसकी मम्मी आई, बोले पागल हो गई है, इंस्टीट्यूट जाने का टाइम हो गया, खड़ी है तब से स्कूटी लेके क्या कर रही है। तो इसे वैसे ही चाबी की वजह से गुस्सा आ रहा था, मम्मी ने टोक दिया, और इतने में इसका डॉगी आकर के इसको चपटने लगा, तो इसने डॉगी के भी 2 चांटे रख दिए। इसे गुस्सा आ रहा था। पड़ोसी निकले, बोले अरे बेटे क्या बात, बड़ी खुश नजर आ रही हो। एक तो गुस्सा और उन्होंने कमेंट मार दिया, खुश नजर आ रही हो, ठीक है। इतने में ही मान लो किसी ने ऊपर से कूड़ा फेंका, वो इसके ऊपर गिर गया, ठीक है। और उसी समय मैं पहुंच गया, मैंने कहा इशिता क्या अपना मोबाइल बेचोगी? बोले दिमाग खराब हो रखा है, ये है मेरा मेरा दिमाग खराब हो गया, मोबाइल की पड़ी। मैंने कहा बेचोगी? अभी नहीं, अभी नहीं बात करेंगे आपसे। मैंने कहा 2 रुपए दूंगा, बेचोगी? ये लो पकड़ो 2 रुपए। इसने क्या कहा, 2 रुपए रखे और पकड़ा दिया मोबाइल, अभी चले जाओ यहाँ से। अब वो आईफोन 11 था और 2 रुपए का कॉइन इसने हाथ में पकड़ा और आईफोन 11 दे। अब बताओ इशिता, Yes, sir. तो कैसी है इसकी मेंटल सिचुएशन? पागल हो गई हूँ सर, मैं 2 रुपए में बेच दिया। बात समझ रहे ना कि उस समय, जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस समय ये अपना मेंटल बैलेंस खो चुकी थी, क्योंकि कई सारी चीजें हो गई थी, ठीक है। क्योंकि वो पड़ोसी ने जो कूड़ा फेंका था ना, वो क्या था पता है? तो पड़ोस में छोटा बच्चा है ना, तो वो डायपर फेंक दिया था। तो दिल पे मत लेना, देखो केवल जस्ट जस्ट मतलब हंसी, और हंसते रहो, पढ़ते रहो, मेरी उस पर बात कर रहा हूँ, yes, ठीक है। yes. तो उस समय ये नहीं समझ पाई कि ये क्या कर रही है, क्योंकि कोई भी समझदार आदमी 2 रुपए में अपना 11 बाई आईफोन 11 तो कभी नहीं बेचे, ठीक है। तो कानून की नजरों में उस समय ये अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड हो गए, बट इन्हें प्रूव करना पड़ेगा कि भाई मैं उस समय, क्योंकि भाई नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल आदमी उस समय
कॉन्ट्रैक्ट की चीजों को नहीं समझ पाया, तो इसलिए उसे प्रूव करना पड़ेगा। और पागल आदमी के साथ आपने डील किया तो प्रूव आपको करना पड़ेगा कि वो पागल नहीं था उस समय। ये ध्यान रखना कि प्रूव कौन करता है, ये बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर है नहीं? अब एक चीज और मैं तुम्हें बता, एक इसको समझने के लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल और दे रहा हूँ। एक आदमी, उसको अपनी प्रॉब्लम का रेस्पॉन्सिबल एक पर्सन हमेशा डाउट होता था कि ये सामने वाला एक्स नाम का जो पर्सन है वो मेरी सारी मुसीबतों की जड़ है, और वो उसी टेंशन में पागल हो गया। डॉक्टर्स के पास ट्रीटमेंट चलना शुरू किया, डॉक्टर ने मेडिकली उसको अनफिट डिक्लेयर कर दिया और उसको पागल का पूरा मतलब जो भी डिक्लेरेशन हो गया। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो अपने घर से निकलता है बंदूक लेकर के, और जिसको अपना वो रेस्पॉन्सिबल समझता था अपनी सारी प्रॉब्लम का, उसके घर जाता है और उसको गोली मार देता है। मैटर कोर्ट में पहुंचता है तो ध्यान रखना कि पागल को कोर्ट भी पनिश नहीं करती है, क्योंकि पागल आदमी को माना जाता है कि उसके पास माइंड ही नहीं है। अगर उसके पास मेंटल एबिलिटी होती तो शायद वो अपने अच्छे बुरे के बारे में समझता और वो ऐसा काम ही ना करता। बात समझ रहे हैं ना? तो कोर्ट ने उसको छोड़ दिया, बोले पागल है इसलिए पागलों को कोई सजा नहीं दी जाती है, ये रूल है। लेकिन क्या हुआ, अपील में हायर कोर्ट में दूसरी पार्टी चली गई और अपील में डिस्कशन हुआ कि भाई इसे पागल का बेनिफिट दिया जाए या ना दिया जाए। तो जूरी जो थी ना, जूरी मतलब जजेस की जो बेंच थी, उसमें से एक मेंबर का एक स्टेटमेंट था। उस स्टेटमेंट को मैं उस पर फिट करके बता रहा हूँ कि उससे पूछा, उसका नाम था मैकनॉटन, कि मिस्टर मैकनॉटन, आप थोड़ा सा इमेजिन करो कि आप बंदूक लेके उसके घर जा रहे हो मारने के लिए। आप क्यों जा रहे हो मारने के लिए? बोले मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं उसे क्यों मार रहा हूँ, मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था उस समय। बोले चलो ठीक है, आप गन लेकर के उसको मारने जा रहे हो और आपको कोई आइडिया नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हो, आपको दिमाग आपका काम नहीं कर रहा। अब ध्यान करो कि आपने दरवाजे पे को खोला और गेट कीपर आ गया, तो क्या करोगे? बोला कुछ नहीं, वहीं पे पकड़ लिया उसको। बात समझ रहे हो? नहीं, मैं नहीं समझे अभी। यानी यस सर, गेट अगर वो पागल था तो उसने उसे क्यों नहीं मारा? से क्यों नहीं मारा? अगर वो पागल होता तो जो सामने आता उसको मार देता वो तो। लेकिन अगर उसने कह दिया कि उसको क्या कहोगे कुछ, तो उसने कहा कुछ नहीं, इसका मतलब आपका दिमाग चल रहा था, आपको पता था कि आपको किस पे, आप किस पे हमला करोगे, आपको पता था किसको मारोगे, आपको पता था। तो बात समझ में आ गई ना कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे हो। आप जिस समय वो एक्टिविटी कर रहे हो, क्राइम की बात करें तो क्राइम की, और कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट की, अगर आप उस समय आप अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी आपकी नहीं है, ओनली देन यू कैन गेट एडवांटेज ऑफ दिस क्लॉज। अदरवाइज जो कॉन्ट्रैक्ट आपने कर लिया, यू विल बी बाउंड बाय दैट कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? ठीक है, अब इसी में एक और ले लेते हैं कि अगर किसी ने बड़े दिनों बाद लॉकडाउन खुला सा है और सरकार ने दुकानें सबसे पहले एसेंशियल कमोडिटी की दुकानें खोली, और वो कौन सी एसेंशियल कमोडिटी? जिसकी जिसके बिना खाने पीने की। जिसके बिना हिंदुस्तान का आदमी जिंदा नहीं रह सकता। चाहे आंधी आए, तूफान आए, ओले बरस रहे हो, लेकिन लाइन में बिल्कुल हिला नहीं एक बंदा, लाइन से बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, और फिर भी वो उस चीज के लिए लगा हुआ है। रिपोर्टर ने पूछा भाई क्या करोगे? बोले उठूं, मतलब पीऊंगा, सोऊंगा, फिर उठूंगा, फिर पीऊंगा, फिर सो जाऊंगा, कम से कम कुछ तो इस बहाने टाइम पास होगा। तो अगर ऐसा पर्सन जिसने एक्सेस ड्रिंक कर रखी हो, उसको भी हम इस कैटेगरी में रखेंगे, यानी इंटॉक्सिकेटेड पर्सन। हिंदी में बोले तो अफीमची, चरसिया, ठीक है, बेवड़ा, ये जितने भी लोग हैं, ये अगर इन्होंने इतनी एक्सेसिव ड्रिंक कर रखी है कि उस समय जिस समय ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे और नशे का इम्पैक्ट इतना था, ये नहीं समझ पाए, तो कानून उनको भी ये इस क्लॉज का बेनिफिट देगा।
सर आपकी आवाज चली गई। अब आ गई वापस? हाँ सर अब आ गई। हाँ, तो देखो ल्यूनेटिक बोलते हैं, इडियट बोलते हैं, इंटॉक्सिकेटेड बोलते हैं, ये सारे एक ही कैटेगरी में आएंगे जिनको ये बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, कि वो मेंटली उस समय कैपेबल नहीं थे, ठीक है, और उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट लायबल नहीं माना जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में लायबल नहीं माना जाएगा। लेकिन फिर रिपीट कर दे रहा हूँ कि उन्होंने कितनी भी ड्रिंक कर रखी हो, कितने भी पागल हो, अगर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन को वो समझ सकते थे, समझ रहे थे, तब फिर उन्हें ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट ओके मान लिया जाए। ठीक है बच्चों, क्लियर है? रीस्टार्टिंग होगी। अगला लेक्चर कितने बजे से है? सर 12:15। 12:15। तो अभी हम एक राउंड और झेल सकते हैं ना? बताओ, झेल लोगे सारे बच्चे? यस हाँ सर। यस सर। हाँ, तो चलते रहते हैं, फिर रीस्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, अब आ जाता है थर्ड कैटेगरी पे। थर्ड कैटेगरी पे आता है कि every person is competent to contract if he has attained the age of majority। यानी मैं अपने हिसाब से थर्ड बोल रहा हूँ, तुम्हारी बुक में फर्स्ट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट में सबसे पहले आता है कि वो कौन है, तो माइनर है। अब माइनर कौन है? तो माइनर का दे रखा है इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 दे रखा होगा। कि अकॉर्डिंग टू इंडियन मेजोरिटी एक्ट, मिल गया? जब फर्स्ट पेज पे ही होगा, जहां तक नीचे की साइड में यस देखो, सर। यस सर। इंडियन मेजोरिटी एक्ट का जिक्र दे रखा है। उसमें दे रखा है कि जो भी 18 साल से अबव है वो मेजर है, और 18 से नीचे जो भी होगा वो माइनर होगा। तो मोटी सी बात क्या निकल के आती है कि जिसने 18 या 18 प्लस की एज गेन कर ली है, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे कम उम्र का पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? अब इसके लिए एक बड़ी समस्या क्या है? सेक्शन 10 में कह दिया कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ इट इज मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ कॉम्पिटेंट पार्टीज, बट कॉम्पिटेंट पार्टी का मतलब नहीं बताया। ठीक है, तो कॉम्पिटेंट पार्टी का मतलब सेक्शन 11 में बताया कि एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी, हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सपोज इफ अ पर्सन हु इज माइनर, if by chance that person makes a contract, so whether it is a contract or it is an agreement, and what will be the impact, what will be the effect of that agreement, तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उठा के देखोगे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा इसके बारे में। ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा। तो एक केस हुआ, वो था मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। पहले वाले हेडिंग में दे रखा होगा शायद, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का केस। इस केस में सबसे पहले हाँ, इस केस में के सामने प्रॉब्लम थी, क्या करना है। तो कोर्ट ने पहली बार डिक्लेयर की माइनर्स एग्रीमेंट विल बी वॉइड एब इनिशियो। अब वॉइड एब इनिशियो याद है? वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, यानी कोर्ट ने क्लेरिफाई कर दिया कि माइनर के साथ जो होगा बिजनेस डील वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो तो एग्रीमेंट कहलाएगा, और वो भी कैसा? दैट इज एन एग्रीमेंट व्हिच इज वॉइड एब इनिशियो। उस एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि वैल्यू होती तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता। ठीक है, तो पहले पल से, यानी कि तुमने किसी बच्चे के साथ डील कर ली, उस डील का कोई स्टेटस नहीं। यहाँ पे बात है, सबसे पहले क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा कि हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। आप लिखोगे एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर वो पूछेगा कि डिस्कस द स्टेटस ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट। डिस्कस द स्टेटस ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट। आप पहले माइनर का मतलब बताओगे, तो माइनर का मतलब बताने के लिए इंडियन मेजोरिटी एक्ट का एज का डिस्क्रिप्शन करोगे। ठीक है, और उसके बाद लिखोगे कि स्टेटस ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट।
तो आप मोहरी बीवी का केस डालते हुए, ठीक है, कि a broad guidelines या broad instructions were given in Mohri Bibi versus Dharmodas Ghosh. In the case of Mohri Bibi versus Dharmodas Ghosh, these are as follows. ठीक है, या status of minors agreement can be explained in the following points. ठीक है, point number 1, minors agreement is altogether void या it is void ab initio. पहला point, कुछ नहीं है, ठीक है, यानी माइनर ने जो भी एग्रीमेंट किया वो तो पहले पल से ही वॉइड हो गया, बात खत्म हो गई, ना कोई ऑफर माना जाएगा, ना कोई एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, ना कोई कंसिडरेशन, कुछ नहीं। क्लियर है? ठीक है। पॉइंट नंबर 2, आगे मुझे बता दो क्या है। No rectification after. अच्छा, नो रेक्टिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। Yes, sir. ठीक है, इसका मतलब रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है एरर जो है उसको रिमूव करना। ठीक है, मान लो, देखो ध्यान दो कि मैंने जो एक कई बार एग्जांपल दिया, प्रियांशु पे दिया है, इशिता पे दिया है, कि मैंने कान पे गन रख करके और इनसे मोबाइल ले लिया, और बाद में जब ये घर पहुंचती है तो इनके पेरेंट्स ने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे। ध्यान है ना? अदिति पे भी एग्जांपल दिया था मैंने। तो उसमें क्या है कि आपने अगर ये कह दिया कि चलो जो हो गया छोड़ो, इसका मतलब क्या है, यू हैव रेक्टिफाइड, यानी आपने जो कंसेंट आपकी फ्री नहीं थी, वो जो प्रॉब्लम थी उसको आपने रेक्टिफाई कर लिया, क्योंकि आपने मान लिया कि चलो जो हो गया ठीक है, ओके। ठीक है, तो उसे रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने 12 साल, 15 साल, 16 साल के किसी बच्चे से कोई बिजनेस डील कर ली, वो बिजनेस डील कैसी है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट, इट इज वॉइड ab initio. Yes, sir. ठीक है, इट इज वॉइड ab initio। लेकिन जो बात आ रही है कि मान